हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पे आपको वेक्टर की कहानी से बात शुरू कराई थी। वेक्टर के बारे में जो छोटी मोटी बातें हम लोगों ने थी वो कर ली थी, लाइक वेक्टर क्या होता है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाए थे और कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे और कहा था कि इस वे में करोगे ना तो वेक्टर कब में ख़त्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और इतनी वैरायटी कवर करा दूंगा कि कुछ हद तक आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आप वेक्टर को क्रैक करना सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि चीज़ें आसान बन जाएं। बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कोई इशू नहीं है, बट है कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर बहुत अच्छे से आती हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप सारी चीज़ें क्रैक कर लोगे। दिक्कत वहीं पे होती है जब आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता और जब काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है फिर उसमें फंस ही जाओगे। तो इसलिए बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखो हमेशा। तो आज थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं हम अपने वेक्टर की और पढ़ते हैं और क्या क्या नई नई चीज़ें वेक्टर में हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वेक्टर तो बहुत आसान है यार। देखो एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर के रिगार्डिंग में, और इनमें से कई क्वेश्चन जो तुम्हारे पास बुक होगी ना सीबीएसई चैंपियन वाली, उस बुक के अंदर तुम्हें कई सारे क्वेश्चंस तो एडवर्टाइज मिल जाएंगे। खोल के देखना वेक्टर वाला सेक्शन, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने या तो आपको करा दिए या आने वाले टाइम में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसमें से करते रहिए, किसी के पास जो बुक हो आप उससे करते रहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, बच्चे इसमें पूछ लेते हैं काफ़ी बार मुझसे, तो इसलिए इसको बता रहा हूँ। ए वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है सही बात है। डज इट हैव अ लोकेशन इन स्पेस, क्या वेक्टर की स्पेस में, स्पेस मतलब अर्थ से बाहर के स्पेस की बात नहीं हो रही है, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। 3D में जो सिस्टम होता है उसको हम स्पेस बोलते हैं। तो क्या स्पेस में वेक्टर की जो लोकेशन होती है वो फिक्स होती है? तो आंसर है नहीं। स्पेस में वेक्टर की लोकेशन कुछ भी हो सकती है भाई। आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे मेरे पास 3D कोऑर्डिनेट है, इस तरह से मेरे पास एक्स वाई और ये सपोज जेड कोऑर्डिनेट है। कोई वेक्टर आप लोगों ने बनाया, तो ये वेक्टर सपोज इस पॉइंट पे था तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ और आएंगे, ये वेक्टर इस पॉइंट पे था तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ और आएंगे। तो स्पेस में एक फिक्स लोकेशन नहीं होती है। आपको ये अच्छे से पता है ना, वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। आपको कि आपके पास ये वेक्टर रखा हुआ था, आप चाहो तो इस वेक्टर को ऐसे भी तो शिफ्ट कर सकते हो। आप उठा के से यहाँ से यहाँ ले आए, तो स्पेस में लोकेशन फिक्स कहाँ से होगी? जब आप वेक्टर को उसके पैरेलल इधर से उधर लेके जा सकते हो बिना उसका मैग्नीट्यूड, बिना उसके डायरेक्शन चेंज किए, तो उसकी इस लोकेशन स्पेस में फिक्स नहीं हुई ना। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर हो गया नो। और क्या पूछा है? कैन इट वेरी विद टाइम, क्या टाइम के साथ वेक्टर चेंज हो सकता है? तो आंसर है येस इट कैन। एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ें अभी लिखवा दूंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन लगाई v इक्वल्स टू यू प्लस 80। अब यहाँ पे देखो, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा, उस टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ तो जो ये वेलोसिटी वाला वेक्टर होगा, मान लो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ वेलोसिटी वाले वेक्टर की वैल्यू अलग अलग आएंगी ना भाई। टी की जितनी वैल्यू यहाँ रखोगे उतनी आपकी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आएंगी। तो हाँ, टाइम के साथ साथ वेक्टर की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, ओके। अब इस इतना आंसर देख लो, फिर ये जो 2 बातें हैं इसको आगे देखेंगे। देख लीजिए इस आंसर को। बात आती है स्पेस में लोकेशन की, तो नो, अ वेक्टर इन स्पेस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लोकेशन बट इट हैज अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, बट इसकी लोकेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि आप पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो। दूसरे पार्ट का आंसर यस, टाइम के साथ वेक्टर क्वांटिटी वेरी हो सकती है। प्रूफ ये रहा, अगर आप टाइम को यहाँ पे चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, ये वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होगा। अब बात आती है इसकी, विल 2 इक्वल वेक्टर्स ए एंड बी, 2 वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। आपको आगे पढ़ा दूंगा। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है। दोनों चीज़ें अगर सेम हैं तो इक्वल वेक्टर बोलता हूँ इसको। तो 2 डिफरेंट लोकेशन पे हैं स्पेस में, दे नेसेसरली हैव आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट्स। तो क्या ज़रूरी है कि अगर 2 इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका जो फिजिकल इफेक्ट होगा किसी बॉडी के ऊपर वो भी हमेशा सेम होगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को देखो बहुत प्रॉपर वे में जस्टिफाई किया हुआ है। आंसर है क्लियरली नो। सपोज एक 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट था, उस पर 10 न्यूटन का एक फोर्स वेक्टर लगाया मैंने 10 न्यूटन का। आपको नज़र आ रहा है ये, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूंगा तो कितना, F इज इक्वल टू एम ए होता है भाई। आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से ए की वैल्यू F अपॉन एम निकाली तो तुमने 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आया। तो इस फोर्स वेक्टर ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फिजिकल इफेक्ट जनरेट किया, यानी एक्सेलरेशन जनरेट किया, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आया। बट अगर यही फोर्स में किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाता, मान लिया 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे लगाता, तो अब की बार एक्सेलरेशन कुछ और आया। यानी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की चलने की स्पीड फास्ट होगी, यहाँ पे स्पीड कैसी होगी, कम होगी। ये तो बात समझ में आती है। देख लो
क्या F1 F2 बराबर नहीं है? हाँ सर बराबर है, जितना यहाँ पे मैग्नीट्यूड है उतना ही यहाँ पे है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इक्वल वेक्टर है। तो दो वेक्टर इक्वल होने के बाद भी उन्होंने अलग अलग फिजिकल इफेक्ट जनरेट किया है। एक जगह पे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट किया है, एक जगह पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो वो सेम टू सेम फिजिकल इफेक्ट जनरेट करें। दे कैन बी, हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, उसमें कोई हम लोग कह नहीं सकते कुछ चीज़, तो कोई मतलब मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। और ये जो एग्जांपल है ये उस बात को क्लियर जस्टिफाई करता है। तो आपको वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छे से समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो उनमें कॉन्सेप्ट्स भी, मैं क्वेश्चन वही कराता हूँ हमेशा जिससे एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी तुम्हारी। आलतू फालतू का कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कराना मैं ऐसा कभी नहीं करता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने क्या बोला है, ए वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, सही बात है। डज इट मीन दैट एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नेसेसरली अ वेक्टर? क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा वो वेक्टर होगी? सोचो ज़रा, क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर है नहीं। याद करो, वेक्टर होने के लिए आपको 3 कंडीशन बताई थी कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, एंड इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, या सिंपल कैन से कि वेक्टर लॉज को फॉलो भी करना चाहिए। वेक्टर लॉज कौन से होते हैं? लाइक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पढ़ाऊंगा उसको। पैरेललोग्राम लॉ नेक्स्ट वाले लेक्चर जब आएगा उसमें पढ़ोगे। पैरेललोग्राम लॉ एक ऐसा लॉ है जो आपकी पूरी 11th में और पूरी 12th में हर जगह पे तुम्हारा काम आएगा। तो वेक्टर लॉज को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, तब जाके वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होने से आप उसे वेक्टर नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे करंट के बारे में चर्चा करी थी ना लास्ट टाइम में। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट ऑब्वियसली बात है कि स्टिल वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करती है। चलो इतनी कहानी हो गई, अब इसको देख लेंगे। इसके बाद देखो, द रोटेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसको कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सर किस चीज़ के अबाउट रोटेट कर रहा है? मान लिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसके अबाउट कोई चीज़ घूम रही है, इस तरह से ऐसे रोटेशन हो रहा है। ये जो बॉडी है वो बॉडी ये वाली है जो रोटेट कर रही है, किसके अबाउट? ये जो मैंने ब्लैक कलर से एक्सिस बनाई है इसके अबाउट रोटेट कर रही है, कुछ एंगल से वो रोटेट कर रही होगी, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है किसी चीज़ के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो क्या रोटेशन को हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं? डज दैट मेक एनी रोटेशन अ वेक्टर? तो इसका भी आंसर है नो। देखो किस तरह से, जस्टिफिकेशन देख लीजिए। ये क्वांटिटी तो पढ़ लेना, ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने तुम्हें बता दिया। मैं रोटेशन के बारे में बात करता हूँ। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने रोटेट कराया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। देखो ये यहाँ पे था तो घूम के रोटेट होके थीटा एंगल से यहाँ पे पहुँच चुका होगा ना। देखो डॉटेड लाइन से बना रखा है दोबारा से मैंने इसको। तो पहले ये ऑब्जेक्ट ऐसा था और उसके बाद जब रोटेट हो गया थीटा एंगल से तो ये इस तरह का हो गया। थोड़ा ध्यान से देखो, क्लियर समझ में आएगा। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज एक पार्टिकल क्यू था, तो ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट के घूमने की वजह से यहाँ से यहाँ पे चला गया, यानी एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा ये साथ साथ में। पार्टिकल पी जो था वो घूम के यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो यानी कि जब थीटा एंगल से ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ तो ये दोनों पार्टिकल्स ने एक कर्वीलीनियर पाथ बनाया, एक कर्वेचर फॉर्मेट में पाथ बनाया, नहीं बनाया? तो उसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा होता है। ये तो बात समझ में आती है। आपके घर में फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन, जब वो सीलिंग फ़ैन रोटेट करता है तो उसकी जो विंग्स हैं फ़ैन की, उसके ऊपर प्रेजेंट हर एक मेटल का पार्टिकल इंडिविजुअली कैसे घूम रहा होगा? एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, नहीं वो घूम रहा होगा। तो हर एक पार्टिकल इंडिविजुअली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जब उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ देखा जाता है तो बोल देते हैं कि वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का जो पाथ है वो पाथ कैसा, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में है, जहाँ पे मैं हर बार डायरेक्शन असाइन नहीं करा पाऊंगा। इस वजह से मैंने क्या लिखा है कि जो ये थीटा है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉज कांट बी जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे आप वेक्टर लॉ जस्टिफाई कैसे करोगे? किस तरह से कि सर इस पार्टिकल पी ने जो लेंथ ट्रेवल की है उसको थीटा के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा? इस वजह से रोटेशन को आप वेक्टर नहीं बोल सकते। ये कैसी क्वांटिटी की तरह ट्रीट हो रहेगा? यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लॉस को जस्टिफिकेशन करा ही नहीं पाओगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन इस वजह से क्या बोलते हैं कि रोटेशन वाला इफेक्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा हर बार। कैसा है? वो स्केलर है। अगर मेरे पास सपोज करो कि यहाँ पे कोई रोटेशन के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ आती, वेलोसिटी वेक्टर आता ऐसे
कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी की बात कर रहा था, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी की जब बात करते तब मेरे पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी होता, डायरेक्शन भी होती और वेक्टर लॉज भी फॉलो करा पाता, क्योंकि उस सिचुएशन में ये जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता और मैं वेलोसिटी वाले वेक्टर को एंगल वाले वेक्टर से आराम से रिजॉल्व कर पाता। ये बात तुम्हें सर्कुलर मोशन में जाके समझ में आएगी कि अगर वेलोसिटी का वेक्टर शो करने लगो ना तो उस सिचुएशन में ये काम चल जाएगा। बट अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो सिंपल कोई रोटेशन किसी बॉडी का हो रहा है तो आप उस रोटेशन को वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए ये बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, कैन यू एसोसिएट वेक्टर्स विद द लेंथ ऑफ ए वायर बेंट इनटू अ लूप। एक तार को आपने लूप के फॉर्मेट पे बेंट कर दिया, क्या तुम इसके लिए कोई वेक्टर असाइन कर सकते हो? तो सर कैसे कर दें? लेंथ अभी ऐसे है ना, सोचो जरा, लेंथ अभी यूं है, इसका ओरिएंटेशन यूं है, थोड़ी देर में लेंथ का ओरिएंटेशन ऐसे घूम के हो गया, तो लेंथ पे वेक्टर कैसे बना दूंगा मैं? तो वेक्टर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद लेंथ एज इट इज नॉट ओरिएंटेड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन ओरिएंटेड नजर आ रही है क्या? ना, ध्यान रखना ये एक रिंग है ना, मतलब 2 डायमेंशन में, ये 3D में कोई बॉल नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ फिलहाल मान लिया इतनी है, ये इधर की तरफ ओरिएंटेशन है, इधर की तरफ फेस है, और आगे की तरफ देखोगे तो लेंथ का ओरिएंटेशन इधर की तरफ है, तो कोई वेक्टर बन ही नहीं पाएगा, इसकी कैसे डायरेक्शन दिखाऊंगा मैं? तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर असाइन नहीं कर सकते। जबकि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर एरिया है, यानी कोई मेरे पास पेपर है, पेपर मतलब एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका वेक्टर मैं असाइन कर सकता हूं। क्योंकि देखो इस पेपर के ऊपर अगर मैं इस प्लेन से 90 डिग्री पे कोई लाइन बनाऊं तो एक वेक्टर की तरफ वो इस प्लेन का एक डायरेक्शन शो कर रही है। तो इसलिए आप लोग किसी पर्टिकुलर प्लेन के साथ, किसी पर्टिकुलर पेपर के साथ आप वेक्टर असाइन कर सकते हो। ये आप 12th क्लास में एक थ्योरम पढ़ोगे, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के नाम से, वहाँ पे पूरी स्टोरी इसी चीज़ के ऊपर चलती है। जिसको ये वेक्टर डिज़ाइन करने आते हैं वो आराम से गॉस लॉ पढ़ जाएगा। तो एज अ प्लेनर सरफेस इज ऑलवेज ओरिएंटेड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। भाई या तो ये वेक्टर ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, भी नीचे भी तो बना सकते थे। तो ऑब्वियस ही बात है हमेशा कुछ ना कुछ वेक्टर आप एसोसिएट कर पाओगे, इसलिए हम लोग प्लेन के साथ एक वेक्टर आराम से जोड़ सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि स्फेयर पे एक वेक्टर बना सकते हो? तो आंसर है नहीं, एक सिंगल वेक्टर स्फेयर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। हर जगह के लिए अलग अलग डायरेक्शन आएगी। जैसे स्फेयर है, ये 3 डायमेंशन में है, क्या है? स्फेयर, ये सर्कल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ये स्फेयर है। तो मैंने थोड़ा सा एरिया यहाँ पे शेड किया, इस पे एक वेक्टर बनाया, इस तरह से बना आउटवर्ड डायरेक्शन में। भाई सोचो तुम्हारे पास एक बॉल है, तुम उस पर पिन लगा दो, एक पिन एक साइड पे तुमने चुभा दी बिल्कुल सीधी खड़ी करके, एक पिन कहीं और पे, एक पिन कहीं और पे, इस तरह से तुमने 3-4 पिन उसके ऊपर लगा दी, तो वो 3-4 पिन अलग अलग डायरेक्शन को ओरिएंट कर रही है ना। भाई जैसे ये वाला एरिया वेक्टर है, तो ये वाला एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर रहा है, ना कि पूरे के पूरे स्फेयर को। ऐसे ही ये वाला एरिया वेक्टर है, तो ये पर्टिकुलर इस वाले एरिया को डिफाइन कर रहा है, ये वाला एरिया वेक्टर इस एरिया को डिफाइन कर रहा है। यानी इंडिविजुअल एरिया अगर बात करूं तो उसके लिए तो मैं एरिया वेक्टर शो कर सकता हूं, बट पूरे स्फेयर को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो फॉर द होल स्पेयर वी कैन नॉट एसोसिएट अ सिंगल वेक्टर। ध्यान रखना ये बात है सिंगल वेक्टर की, एक अकेला वेक्टर पूरे स्फेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। However, every element on the sphere will be having a elemental area vector। आप अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, आपको सबके ऊपर एक ना एक एरिया वेक्टर नजर आ जाएगा, बट पूरे स्फेयर को एक एरिया वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? ठीक है, जबकि प्लेन सरफेस में ऐसा नहीं था, पूरी प्लेन सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर होगा। क्यों? अगर तुम्हारा बाद में मन करे कि थोड़ा सा एरिया यहाँ पे बनाओगे, शेड कर लिया तुमने, कलर कर दिया, तो इसका एरिया वेक्टर भी तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा इस चीज़ में और इस चीज़ में। तो किसी प्लेनर सरफेस के लिए आप एक एरिया वेक्टर बना सकते हो कहीं पर भी, है ना, जरूरी नहीं सेंटर में बनाना होता है, कहीं पर भी पूरे एरिया पे। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट तो तीनों में से सिर्फ किसका एरिया वेक्टर असाइन कर पाए हम? एक प्लेन सरफेस के लिए सिंगल एरिया वेक्टर असाइन कर पाए हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, वेक्टर का एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, अगर वेक्टर पढ़ रहे हो तो आपको इनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। चलिए अब फाइनली आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के अलग अलग टाइप कौन से होते हैं? टाइप की अगर मैं जब बात करूंगा तो मैंने आपको यूनिट वेक्टर तो पढ़ा ही दिया, यूनिट वेक्टर की चर्चा तो तुमने कर ही ली। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 विल बी कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, इसको डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। कुछ यूनिट वेक्टर आप लोगों ने पढ़े थे ना, जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा था आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने पढ़ा था जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आप लोगों ने पढ़ा था के कैप। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये ना, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं।
क्या लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, टोपी पहना देते हैं, इनको कैप लगा देते हैं, तो उसको आई कैप पढ़ते हैं, जे कैप, के कैप। कंफर्मेशन क्या होती है कि सर इनमें से किसी का भी आप मॉड निकालोगे ना, आई कैप, जे कैप या के कैप, इनमें से किसी का भी आप मॉड निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, जिसके ऊपर भी टोपी लग गई ना, कैप लग गया, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर को, कि मान लिया मुझे एक वेक्टर ए दे रखा है, इसका एरिया वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप निकालना है। क्या करूंगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर। और ये एनालॉजी बहुत अच्छे से सिखाई थी। एक वेक्टर को लिया था, उसको आधा किया था, 1/4 किया था, फिर यूनिट से भी डिवाइड कर दिया था, तो तब जाके वो यूनिट वेक्टर बन गया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह यही यूज़ होता है। इसके अलावा और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं वेक्टर के, कि एनसीईआरटी में तो सब कुछ मिक्सअप कहानी बना रखी है, तो अब उसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़े से और टाइप। तो बात आती है इक्वल वेक्टर्स की। एक क्वेश्चन भी आया था ना भी, इक्वल वेक्टर। अब दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं, अगर दो वेक्टर की लेंथ बिल्कुल बराबर है, लेंथ से मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, इन दैट केस उनको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा रखा है, यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मैंने दो वेक्टर लिए, यहाँ पे दो वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, एक फोर्स का वेक्टर है, एक वेलोसिटी का वेक्टर है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। उनका जो नेचर है वो भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, दे शुड हैव द सेम टाइप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है कोई, और ये फोर्स वेक्टर है, तो भैया इनको इक्वल वेक्टर कैसे बोल सकते हो। तो या तो ये 10 न्यूटन का है, तो ये भी 10 न्यूटन का होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे समझ में आई तुम्हें बात, तो ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, एवरीथिंग सेम, तो यस ये इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से इक्वल वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नेगेटिव वेक्टर या पैरेलल, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, एंटी पैरेलल भी बोलते हैं। तो ये वेक्टर क्या होते हैं, अब जैसे यहां पे है मेरे पास एक वेक्टर p आपको यहां नजर आ रहा है इस डायरेक्शन में, वेक्टर q ऐसे नजर आ रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वेक्टर p इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर q। बात क्लियर हो रही है ना। दैट मीन्स अगर जैसे वेक्टर a ये रिप्रेजेंट कर रखा था मैंने, और मुझसे कोई पूछे इसका नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट करो, तो मैं इतनी ही लेंथ का वेक्टर ऐसे शो कर दूंगा, बस माइनस लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, या फिर कह सकते हो ये नेगेटिव वेक्टर के एग्जांपल हैं। जैसे ये भी देख लो, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लगा हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों वेलोसिटी के वेक्टर हैं, सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट, तो सच टाइप ऑफ वेक्टर आर नॉन एज नेगेटिव वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर। कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, याद रखना मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सर ये ए वेक्टर ये है और यहाँ पे एक वेक्टर ये है, ये माइनस हाफ ऑफ ए है, ये समझा चुका हूँ। दीज आर नॉट नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। सर क्यों नहीं है नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम कहाँ है, डायरेक्शन तो चलो मान लिया अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो स्लाइड्स को बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बनाइएगा, एग्जाम्पल्स से जस्टिफाई होनी चाहिए सारी की सारी बातें। तो अपने अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, इस तरह से राउंड बना बना के बनाओ ना अपनी नोटबुक को, बिल्कुल कार्टून टाइप में। किसने मना किया है, कौन तुम्हारी वो नोटबुक चेक करेगा, तुम्हें खुद से पढ़ने के लिए बनानी है। तो चीज़ों को इस तरह से राउंड अप करके बनाया करो, बिल्कुल बढ़िया से, जो तुम्हें बनाना है डिज़ाइन वो बनाओ, कोई इशू नहीं। अब छोटे बच्चे थोड़ी ना कि ये नहीं बना सकते वो नहीं बना सकते, जिस तरह से तुम्हें कॉपी को डिज़ाइन करना है, जिस तरह से जितने बढ़िया तुम्हारे नोट्स होंगे उतना ही सॉलिड तुम्हारा आगे तक हर चीज़ काम आएगी। क्योंकि बार बार आप बुक नहीं पढ़ पाओगे शुरू से लेके लास्ट तक, ये सारी वीडियो दोबारा देख पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि नोट्स इतने बेहतर बना लिए जाएँ कि हमें कम से कम वीडियोज़ दोबारा से रिपीट करके देखनी पड़े। ठीक है, चलो इसके बाद बात आती है जीरो वेक्टर क्या होते हैं। जीरो वेक्टर का एक और नाम होता है नल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड वाला होता है, और डायरेक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकती, तो अनडिफाइंड डायरेक्शन होती है। तो अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को जीरो डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। जीरो वर्ड मतलब मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और अनडिफाइंड डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है कुछ भी, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं नल वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा हुआ है, जीरो के ऊपर आपने वेक्टर लगा दिया। इसको हम ग्राफिकल वे में दिखा ही नहीं सकते, दिखाना भी तो सिर्फ एक डॉट लगा दूं, मैंने ये डॉट लगा दी, ये क्या है, ये एक नल वेक्टर है।
समझ में आ रही है बात? ये क्या है? ये एक नल वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? इस तरह से लिख सकते हो। तो ये एक नल वेक्टर है। इसके अलावा हो क्या सकता है? जैसे नॉर्मली अब किया करते थे कि सर हम लोगों ने एक ए लिखा, एक यहाँ पे बी लिखा, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, इसको मैं ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, दोनों ही ए हैं, तो इसका मतलब ए पॉइंट से चले ए पे आके खत्म हो गए। भाई यहाँ पे तो ए से चले बी पे आके एंड करे, तो आपने ए बी वेक्टर लिख पाए, तो ये नल वेक्टर नहीं है। बट यहाँ पे ए से चले और ए पे ही वापस आ गए, यानी घूम फिर के यही है सब कुछ। तो एक सिंगल डॉट बन सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा आप नल वेक्टर में कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए एक होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, दो वेक्टर ऑर्थोगोनल, मैथ्स में बहुत यूज़ होता है या 12th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टर्मिनोलॉजी। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। उन दो वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। दैट सिंपल, डन। चलिए, टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। नाउ अब भैया जो ये टॉपिक तुम्हें नजर आया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिवीजन वगैरह तो ये काट देना। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैं ये कहूँगा कि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके कुछ ज़्यादा ही काम आएगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे काम आ रहा है, ये कहीं पर भी, पूरी फिजिक्स में, पूरी मैथमेटिक्स में आप कभी तक भी पढ़ोगे, आप अपनी 11th 12th उसके आगे ग्रेजुएशन, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये जो काम यहाँ पे किया जाता है ये कहीं पर भी करना पड़ जाएगा। यहाँ पे जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, वर्क, पावर, एनर्जी, मतलब पूरी फिजिक्स में ये जगह जगह पे लगना है। हर जगह मुझे वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे रास्ते में इंट्रोड्यूस होती हैं, तो हमें जगह जगह पे उन्हें रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ता है। तो किसी भी क्लास की बात करो, कुछ भी, मतलब ये मान के चलो ये एक तरह से गॉड है टॉपिक, कि अगर आपने इस टॉपिक को सब तरीके से नहीं करा तो आपके बहुत कुछ चीज़ें अटक सकती हैं। और ये इतना आसान टॉपिक है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला, इतना आसानी से तो तुम समझा दूंगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो क्या है यहाँ पे, एक मेरे पास ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसको मैंने क्या बोला? एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से थीटा। हो सकता है वर्टिकल से बनाता, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, फिलहाल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। ठीक है भाई, हमें इसके दो कंपोनेंट करने, दो टुकड़ों में से तोड़ना है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से बात, मेरे पास एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ये बनाया, मतलब एक ब्लॉक है, इस पे एक वेक्टर मेरे पास ऐसे है एफ, और ये वेक्टर कितने एंगल पे काम कर रहा है? थीटा एंगल पे काम कर रहा है। अब इस डायग्राम को मैं बिल्कुल इक्विवेलेंट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसके कंपोनेंट तोड़ के। एक मैंने कंपोनेंट ऐसे बना दिया, एक कंपोनेंट ऐसे बना दिया। ये वाला कंपोनेंट का नाम मैंने फिलहाल क्या लिखा? एफ कॉस थीटा, और ये वाले कंपोनेंट का नाम मैंने क्या लिखा? एफ साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, जो इफेक्ट ये अकेला वेक्टर करने वाला था, अब यही इफेक्ट ये दोनों मिलके करेंगे, यानी इसके टुकड़े हो गए दोनों। और ये जो दोनों टुकड़े हैं, थोड़ा ध्यान अगर तुमने दिया हो, ये आपस में 90 डिग्री पे हैं या नहीं है। और अगर ये वेक्टर बीच में बनाया जाता, तो इसका मतलब कि ये जो वेक्टर मेरे पास था ओरिजिनल, इसके जो दो टुकड़े आए, उसमें से एक टुकड़ा एक साइड आया, दूसरा टुकड़ा दूसरी साइड आया। देखो ना, ये बीच में बैठेगा ना, एक इस साइड आया, एक इस साइड आया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पार्ट इधर आ जाता, एक नीचे आ जाता, फिर तो ये आउटसाइड चला जाता ना। दो वेक्टर, एक सी वेक्टर का जो रेजोल्यूशन होगा दो वेक्टर में, वो हमेशा इस तरह से होगा कि वो दोनों वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम इक्विवेलेंट है, तो या तो इसे यूज कर लो, और जब इसको तोड़ दोगे इस पार्ट में, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, अब इन्हें यूज करेंगे। अब बात आती है कॉस थीटा साइन थीटा आए कहाँ से है, तो ये तो चीज़ समझ में आ गई, इसको मैंने आपको इससे समझा दिया। छोटा सा एक प्रूफ देख लो इस चीज़ का कि रेजोल्यूशन हुआ कैसे है वेक्टर्स का। प्रूफ बिल्कुल बच्चों वाला है, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बच्चों वाला प्रूफ है। तो मैंने फिर से ये डायग्राम बनाने की कोशिश करी। यहाँ पे एक ब्लॉक था, ठीक है, ऐसे ही इस पे फोर्स लग रहा था एफ वैल्यू का, ठीक, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो एक काम करना, डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लेना, मुझे इतना कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मैंने क्या करा, मुझे इसे दो पार्ट करने थे, एक ऐसे आना था, ये वाई कॉम्पोनेंट आना था, एक ऐसे आना था, ये एक्स कंपोनेंट आना था। ठीक है भाई, एक वाई कंपोनेंट आना था और एक कैसा आना था? एक्स कंपोनेंट आना था। इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना, डायरेक्शन तो नजर आ ही रही है तुम्हें। तो एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, ऐसे आएंगे दोनों कंपोनेंट। तो आप क्या करो, आप इसे ट्रायंगल को पूरा बना लो ना, ऐसे आप इसे पूरा कर लो, एक बॉक्स सा बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ज़रा अगर ये एफ वाई है, मैग्नीट्यूड की तो बात कर रहे हो, एरो तो लगाया ही नहीं इस पर, अगर ये एफ वाई है तो ये भी तो एफ वाई होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर भी क्या लिख लिया? एफ वाई लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये अगर एफ वाई है, ये मतलब वाई कंपोनेंट, तो ये भी वाई कंपोनेंट होगा। अब तुम्हारे पास ये ट्राइंगल बचा, ट्राइंगल का नाम का लिख लो। सर ये ओ है, ये ए है, और ये क्या है ऊपर वाला? बी है। तो
इन ट्राइंगल ओ ए बी। बहुत आसान है, बड़े आराम से खुद भी कर लोगे। साइन थीटा लगाओ ज़रा एक बार। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सर एफ वाई अपॉन एफ, तो एफ वाई कितना आ गया, एफ वाई आ गया एफ साइन थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एफ वाई आ गया एफ साइन थीटा। इसी तरह से आप कॉस लगाओ यहाँ पे, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एफ एक्स अपॉन एफ, तो यहाँ से एफ एक्स निकाला, एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स आ गया एफ कॉस थीटा। दोनों बातें समझ में आ रही हैं क्या? अब तुम्हें क्लियर हुआ एक्स कंपोनेंट क्या आया, एक्स कंपोनेंट में कॉस आया, वाई कंपोनेंट में क्या आया, साइन आया। देख लो, एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आया था, मेरा भी यही आया है। यहाँ पे वाई कंपोनेंट क्या आया था, एफ साइन थीटा आया था, मेरा भी यही आया है। तो ये छोटा सा प्रूफ हो गया बिल्कुल बच्चों वाला। अब याद कैसे रखना, क्या ज़रूरी है कि एक्स कंपोनेंट में हमेशा कॉस आएगा? ना, ऐसा कोई रूल नहीं है भैया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स कंपोनेंट में हमेशा कॉस आएगा और वाई कंपोनेंट में हमेशा साइन आएगा। ये तो एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा था इसलिए ऐसा आया, अगर ये एंगल वर्टिकल से बन रहा होता तो कहानी पलट जाती। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता, प्रूफ तो हो गया, अब जरा थोड़ी सी कहानी और सुन लो मेरी। यहाँ पे अब ऐसे होता कि सर ये वाला जो फोर्स वाला वेक्टर है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसने थीटा यहाँ से बनाया होता, तो भाई साहब इस सिचुएशन में फिर यहाँ पे एफ साइन थीटा आता हॉरिजॉन्टल पे, और यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे एफ कॉस थीटा आता वर्टिकल पे। तो कहानी पलट गई, नहीं पलट गई? तो डिपेंड करता है एंगल कहाँ से बना हुआ है। तो आपको याद करने के लिए ट्रिकी क्या करना है भाई, प्रूफ तो तुम इससे भी कर लेते वापस ट्रायंगल बना के, जैसे मैंने यहाँ पे किया है आराम से, बट याद कैसे करें कि बार बार हमें ये सब ना करना पड़े। तो सिंपल सी लॉजिक जो तुम्हें याद रखनी है, इसको भी छोड़ देना, इसकी भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो आप पहले पढ़ चुके हो। क्या लॉजिक याद रखना है, जिधर एंगल आएगा वहां पे कॉस आएगा, जिधर एंगल वहां पे कॉस। यहाँ पे एंगल नहीं है तो क्या बचा, साइन। देख लो यहाँ पे, जिधर एंगल वहां पे कॉस, जिधर एंगल वहां पे कॉस, और जहां पे एंगल नहीं है वहां पे साइन। सिंपल सी बात। तो यहां पे इस तरह से रूल को याद रखना, जिधर थीटा आएगा, ठीक है, उधर कॉस थीटा आएगा। ये लिखेंगे जो भी है ना, थोड़ा सा ट्रिक है, जो भी तुम्हें जिस तरह से याद रहे। जिस साइड थीटा आएगा उस साइड कॉस कंपोनेंट आएगा, जिस साइड थीटा नहीं है उस साइड बाकी साइन वाला कंपोनेंट। तो भैया ये है पूरा गॉड रूल, और ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी पूरी स्टोरी समझा दी, यहाँ पे तुम्हें डेरिवेशन करा दिया, प्रॉपर वे में इसके नोट्स बना लेना बड़े अच्छे से। अब मैं तुम्हें बहुत सारे इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ये टॉपिक तुम्हारा टिप्स पे हो जाएगा यूं ही, और ये इतना काम आना है कि हर डेरिवेशन पता नहीं क्या क्या जगह पे ये आप लोग देखोगे कि तो बड़ा ही काम का टॉपिक था, तो इतनी जगह यूज हो गया। क्वेश्चन पे शुरू करते हैं कहानी। इसने बोला एक ब्लॉक है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 के एंगल पे, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, हम दोनों निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने क्या करा, मैंने इस डायग्राम को उठाया यहीं की यहीं, आप डायग्राम बनाओगे कॉपी में सॉल्व करते वक्त, तो इस मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे बनाया, एक कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट जो होते हैं आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, ध्यान रखिएगा, और जिसको रिजॉल्व करते हैं वो उन दोनों के बीच में आता है हमेशा, यानी 100 न्यूटन को रिजॉल्व कर रहे हो तो दोनों कंपोनेंट के बीच में आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे रिजॉल्व किया यहाँ पे। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट, सर ये एक्स कंपोनेंट, ये मेरा कौन सा कंपोनेंट, ये मेरा वाई कंपोनेंट। कैसे लिखूँ सर, बहुत आसान है सॉल्यूशन, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े ट्रिक ढूंढ रखी हैं। एंगल इस साइड आ रहा है, एंगल इस साइड आ रहा है, तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स आएगा एफ कॉस थीटा, थीटा मतलब 37 नजर आ रहा है ना भाई, एफ के साथ कॉस थीटा लिखोगे ना, एफ एक्स खाली कॉस थीटा मत लिख देना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट साइन थीटा। आपने तो बताया था भैया, मैंने ये तो बताया था कि एंगल तो आएगा साथ में ये वैल्यू भी तो आएगी, तोड़ तो इसे रहे हो, इसे क्यों भूल गए। तो f तो आएगा ही आएगा जो मेन कंपोनेंट था, तो f cos 37, ठीक है। और इसी तरह से y कंपोनेंट क्या आएगा, f sin 37। अब पंगा पड़ गया sin 37 cos 37, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये 37 वाला जो ट्रायंगल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सही से ध्यान रखना। 37 वाले एंगल का पंगा होता है ये 3 4 5, बस जिसको याद है कुछ भी निकाल लेगा। ये ट्रायंगल अपने माइंड पे छाप लेना अच्छे से। ये 37 एक ऐसी कॉमन वैल्यू है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ 37 है, यहाँ 90 है, तो अगर ये एंगल कहीं पे काम आया कभी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 डिग्री का। तो समटाइम्स 53 cos 53 sin 53 sin 37 cos 37, तो ये बहुत काम आते हैं। तो जिसको ये ट्रायंगल आता होगा कुछ भी निकाल लेगा। तो sin 37 निकालना है 3/5, cos 37 निकालना है 4/5, खत्म हो गई कहानी। तो ये 3 4 5 का जो ट्रिपलेट होता है इसका एक लॉजिक है।
100 तो हमारा एफ की वैल्यू हो गई, कॉस 37 सर कितना था, कॉस 37 निकलेगा 4/5। ये वैल्यू याद रखिएगा, सॉल्व कर लेना, अपना आप आंसर आ जाएगा न्यूटन में जो भी आएगा 100। यहाँ पे कितना आएगा 3/5। डन। आपसे पूछा कौन सा था, वर्टिकल पूछा था, तो आपका आंसर तो मेन ये था, बट मुझे तरीका सिखाना तो मैं कैसे रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को किसी भी तरह से। डन। चलिए एक और क्वेश्चन, एंगल वर्टिकल से दे दिया, कहीं भी हो कंपोनेंट तोड़ना जैसे आता है उससे तो कैसा भी क्वेश्चन दे दो भाई। 5 न्यूटन का ये एक फोर्स लगा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है इस फोर्स का, अब की बार वर्टिकल ही निकालते, अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। वर्टिकल कंपोनेंट ये वाले तो होगा एफ वाई, है ना। एफ वाई कैसे निकालूंगा सर, मान लो ये एफ की वैल्यू है, एफ वाई कैसे निकालूंगा, अब की बार एंगल ऊपर की साइड है तो जिधर आता है एंगल उधर आता है कॉस, तो वाई कंपोनेंट में अब की बार क्या आएगा एफ के साथ, कॉस का 60 आएगा। एफ कितना है बच्चों 5 न्यूटन का, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, कितना आ गया 2.5 न्यूटन आ गया, यानी वाई डायरेक्शन में इस फोर्स का इफेक्ट 2.5 न्यूटन का होगा। ये समझ में आती है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि आपने 5 न्यूटन के 2 कंपोनेंट करे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आया एक इधर आया, तो अगर आपने ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाला है जो तुम्हारा 2.5 न्यूटन आया है, तो इसका मतलब 5 न्यूटन का फोर्स जब इस पर लगाओगे ना तो इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में 2.5 न्यूटन का इफेक्ट पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ ऐसा फील होगा इस ऑब्जेक्ट को कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई इसको 2.5 न्यूटन से पुल करने की कोशिश कर रहा है। डन। एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, उल्टा हो गया भाई, अब यहाँ पे कहानी पलट दी इसने, उसने क्या कहा कंपोनेंट दे दिया एक और मेन जो फोर्स था वो पूछ लिया। फोर्स की जगह किसी का भी कंपोनेंट हो जाएगा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, जो वेक्टर होता है हर एक वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करें, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है ये, ठीक है भैया। तो सॉल्यूशन करने की शुरुआत करी, एफ एक्स कितना दिया हुआ है 60 न्यूटन दिया हुआ है, एफ एक्स होता क्या है कॉस थीटा साइन थीटा होता है, ये कुछ फिक्स नहीं है, डायग्राम बताएगा क्या आना है, मुझे नहीं पता कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है। यहाँ पे एंगल है इधर, तो एंगल के पास वाली जगह पे अब कॉस आएगा, तो मुझे समझ में आ गया यहाँ पे क्या आएगा एफ कॉस थीटा, मतलब 30 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल टू 60 कॉस 30 कितना होता है जो साइन 60 होता है, यानी √3/2 होता है, इज इक्वल टू 60 हो गया। तो एफ कितना हो गया 120/√3, √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लो, मतलब जो भी है, तो यहाँ से बचेगा 3 से डिवाइड करोगे 3 4 12 40√3 न्यूटन। डन। इस तरह से हमारे पास हमारा मेन फोर्स जो था वो आ गया 40√3 का। देख लो √3/2 6 2 12, 6 2 12 120 अपॉन में √3, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे नीचे 3 हो गया, 3 4 12 40√3 मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आया। समझ में आ रही है बात। तो कुछ भी दे, कंपोनेंट दे, आपसे मेन वेक्टर पूछे, मेन वेक्टर दे के कंपोनेंट पूछे, जो पूछे आप वो सब निकाल पाओगे। अब एक और इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स OA OB OC, OA OB OC 3 वेक्टर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। 45 का इनके बीच में एंगल है और सर्कल की रेडियस कितनी है कैपिटल R है। अब यहाँ पंगा पड़ जाता है कि सर ये कैसे करें, आप मुझे बताओ क्या ये OA OB और OC का मैग्नीट्यूड बराबर होगा या नहीं होगा। तीनों वेक्टर की लेंथ तो रेडियस के इक्वल ही है, तो अगर आपको कहीं पर भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा और सॉल्यूशन के टाइम पे इतना पंगा तो कर ही लोगे कि सर OA का मैग्नीट्यूड, OB का मैग्नीट्यूड और OC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R के इक्वल होगा। ये तो मुझे समझ में आ ही गया। अब मुझे निकालना है तीनों का रिजल्टेंट, तो मैं तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल लूँ, बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करो, A और C को देखो, क्या A और C आपस में 90 डिग्री पे हैं या नहीं है। तो अगर 90 डिग्री पे A और C हैं, देखो कैसे करूँगा, अब बाकी को भूल जाओ, आप OA और OC पे अपनी नज़र लगाओ। तो सर OA कितने मैग्नीट्यूड का है, R वैल्यू का है, ये भी कितने का है, R का है, दोनों कितने पे लगे हुए हैं सर 90 डिग्री पे लगे हुए हैं। हाँ टोटल 90 डिग्री का तो एंगल है। तो मेरी बात बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दो वेक्टर आपस में बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं ना और 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो आता है बिल्कुल बीचों बीच आता है, और वो रिजल्टेंट कितने एंगल पे आएगा, आधे, यानी 45 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। मान लो x रिजल्टेंट वेक्टर आया, अब कितनी वैल्यू का आएगा, सिंपल R√2 का आएगा। कितने का आएगा, R√2 का। सर आपने कैसे निकाल लिया, ये देख लो जरा, इसमें कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, बड़ा सिंपल सी कहानी मैंने निकाली है। देखो भाई यहाँ पे एक OA ऐसे लगा हुआ है, ये OC ऐसे लगा हुआ है, इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना था, तो मैंने सिंपल पाइथागोरस फॉर्मेट लगा दिया। देखो ये OA है, ये OC है, मैंने क्या करा, इस वेक्टर OC को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया,
कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ये आर यूनिट का था ना, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ये आर पहले सही है। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इस वाले ट्रायंगल लाल वाला जो मैंने लाइन बनाई है ना, इससे मिलेगा। अब बताओ जरा, आर आर तो ये कितना बचेगा, आर रूट टू आएगा नहीं आएगा, तो ये आर रूट टू का आएगा। इस वजह से मुझको ये ट्रिक डायरेक्ट काम आएंगी कि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों और 90 पे काम कर रहे हों तो उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बीचों बीच आएगा बिल्कुल, यानी 45 पे आएगा। और कितनी वैल्यू आएगी, जो भी है उसके साथ रूट टू लगा दो, आर रूट टू। तो आपने ओ ए ओ सी को सॉल्व कर लिया, कहानी खत्म। बट ओ बी भी तो इसी डायरेक्शन में लगा हुआ था, क्यों, ओ बी कितनी वैल्यू का था, ओ बी सर हमारे पास आर वैल्यू का था, ये भी तो उस डायरेक्शन में लगा हुआ था आर वैल्यू का। यानी अब इस डायरेक्शन में मेरे पास एक तो आर रूट टू है और इसी डायरेक्शन में मेरे पास कितना है, आर है। तो टोटल कितना हो गया, आर प्लस आर रूट टू। आर कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट टू। तो आपके पास आंसर आया या नहीं आया, ये वाला, दिस विल बी द फाइनल आंसर, यानी आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन क्रैक हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन देख लेना किस तरह से किए जाते हैं, थोड़ा सोच समझ के, क्वेश्चन की जल्दबाजी में नहीं करना है, क्वेश्चन को समझ के बहुत सही से सॉल्व करना है। तो आपको ये सबसे मेन लॉजिक यहाँ पे ओ ए ओ सी को सॉल्व करने का था, दोनों 90 पे सेम मैग्नीट्यूड के थे। तो हमने जैसे ही इनको सॉल्व करा तो बिल्कुल बीचों बीच रिजल्टेंट आया, कितना, आर रूट टू का। तो ये दोनों तो खत्म हो गए ना, जब इनका रिजल्टेंट निकाल लिया आपने आर रूट टू, तो अब ओ ए ओ बी से, ओ ए ओ सी से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा एक तो आर रूट टू पिक्चर में और एक ओ बी लगी रहा है इसे डायरेक्शन में 45 पे ही, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड ऑन कर दिया, सिंपल। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा है, डायग्राम बना लोगे तो ये आराम से हो जाएगा। इफ फोर्स वेक्टर ए ऑफ 20 न्यूटन, अच्छा, एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम लोगों ने एक्सिस बनाने शुरू करे, ऐसे 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 बनाने शुरू करते हैं, है ना। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे, ये रहा 60 डिग्री के एंगल पे एक वेक्टर ए काम कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 20 न्यूटन का है, ठीक है। इसका मॉड मेरे पास 20 न्यूटन का है। कितने एंगल पे काम कर रहा है, 60 डिग्री पे काम कर रहा है, अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। एंड अनादर फोर्स वेक्टर बी ऑफ 10 न्यूटन, दूसरा 10 न्यूटन का है, एक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। तो अगले वाला वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस से 30 के एंगल पे है, यानी कि इस वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 30 के एंगल पे यहाँ पे वेक्टर बी काम कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोर्स डायग्राम बना पाए, कुछ नहीं है फिर उसमें। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पहुंच गया, सब सही है। एक्सप्रेस द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ दियर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आपको इनके कंपोनेंट तोड़ने हैं। एंड फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर, और रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर निकालना है। देखो कैसे करेंगे, इस वाले डायग्राम की कहानी पलट के थोड़ा चेंज कर दो। सबसे पहले किसको ब्रेक करो, इस ए वाले वेक्टर को ब्रेक कर लो। एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो ए वाले वेक्टर को जब मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, ये पहले एक्सिस बना लेना, एक्सिस तो बनाने ही पड़ेंगे तुम्हें। तो सिर्फ ए वाले वेक्टर को, ये रेड वाला है तो मैं रेड में कंपोनेंट तोड़ूंगा इसके। तो एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। ए वाले वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना ज़रा। तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट ए वाले के आएंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 20 है ना, 20 है ना। यहाँ पे एंगल है तो कॉस आएगा, यहाँ पे 20 cos 60, तो ये आएगा 20 cos 60। और ये कितना आएगा, 20 sin 60। समझ में आ रही है बात, कंपोनेंट तोड़ने आते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आया 20 cos 60, यहाँ पे आया 20 sin 60। अब इसके कंपोनेंट तोड़ने हैं। इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे सर, एंगल अब की बार यहाँ से बना हुआ है 30, तो इसके दो कंपोनेंट ब्लू वाले के, एक तो ऐसे ही आएगा वाई की तरफ और एक इधर की तरफ आएगा। तो उसके दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो सर एक तो ऐसे आएगा, बिल्कुल सही बात है, और एक इधर को ही आएगा इसी डायरेक्शन में। ठीक, समझ में आ रही है बात। अच्छा, एंगल हमारे पास इधर की साइड है, तो यहाँ वाली साइड पे कौन सा आएगा, 10 cos 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 10 cos 30, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या आया, 10 sin 30, 10 sin 30, ठीक है बच्चों। तो आपने इस स्टोरी को रिजॉल्व करके ऐसा बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इन दोनों की तो दुश्मनी है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो सॉल्व करके सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों की दोस्ती हो गई, ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है भाई। सब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो रफली। 20 cos 60, cos 60 होता है जो sin 30 होता है, यानी हाफ होता है, यानी वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 10
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 5 न्यूटन वैल्यू आएगी। तो आपने 10 न्यूटन ये निकाला, 5 न्यूटन ये निकाला, तो कितना इफेक्टिव बचा, 5 इसमें से हटा दो, कितना बचा, 10 में से 5 हटा के 5 न्यूटन का इधर की तरफ फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है बात? एक पत्थर को 10 न्यूटन से कोई यहाँ खींच रहा है, 5 से यहाँ खींच रहा है, कितने न्यूटन बचेगा, 5 न्यूटन बचेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करो भैया। 20 साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2, 2 से 10, तो 10 √3 न्यूटन, तो ये आ गया। अच्छा जी, इसको सॉल्व करो। 10 cos 30 वही साइन 60 के इक्वल होता है √3/2, तो ये कितना आ गया, ये 5 √3 न्यूटन आ गया। तो ये दोनों भाई सब तो ऐड हो गए। तो अब इस डायग्राम को जब दोबारा बनाऊंगा तो हुआ ये कि सर ऊपर की तरफ जो फोर्स बचा, एक ये बचा और एक इधर की तरफ बचा। इधर की तरफ वाला कितना बचा, 10 - 5, तो 5 न्यूटन का बचा। तो इधर की तरफ मेरे पास बचा 5 न्यूटन, और इधर की तरफ मेरे पास कितना बचा, यहाँ पे 10 √3, 5 √3, सेम डायरेक्शन में 2 × 5 15, तो 15 √3, 90 डिग्री पे भी काम कर रहे हैं फाइनली। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है, तो हम लोगों ने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए, अब रिजल्टेंट निकालना है बस। अब 2 फोर्स पिक्चर में बचे, सर रिजल्टेंट कैसे निकालने? अरे बच्चों का खेल है भैया रिजल्टेंट निकालना, तो ऐसे बना लो, 90 पे आते तो खुश हो जाया करो। ऐसे बॉक्स को बना लिया, रिजल्टेंट कहाँ से रिप्रेजेंट होगा, रिजल्टेंट इससे रिप्रेजेंट होगा, इस पर्टिकुलर वेक्टर से, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। क्या निकालना बड़ा मुश्किल है, ये 5 है, 15, ये 15 न्यूटन है, 15 √3, तो ये भी तो 15 √3 होगा, ये भी कितना हो गया, 15 √3 हो गया। ये वाली वैल्यू 5 है, इस ट्राइंगल में उठा लो, पाइथागोरस लगा लो, तो r कितना आएगा सर, r² = 15 √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बहुत सिंपल रूल्स करा रहा हूँ, देख लो। तो यहाँ से क्या हुआ, 15 √3, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, √3 का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, प्लस 5 का कितना होता है, 25 होता है। सॉल्व किया, 225 का ट्रिपल करते हैं, तो 5 2 जा 5, 3 जा 15 का 5 हुआ, बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 675 प्लस 25 कितना हो गया, 700 हो गया। 700 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर, 700 का स्क्वायर रूट होता है 10 √7 न्यूटन। समझ में आ रही है बात? रिजल्टेंट निकालना बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना थी, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो इसको पहले ऐसे रिजॉल्व करा, ये तो डरने वाली बात नहीं, जन पता नहीं कितनी जगह तुम देखोगे ऐसे वेक्टर, तो इसको ऐसे रिजॉल्व करा और फिर उसके बाद ऐसे लाके 90 पे फाइनली पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर दिया, खत्म कहानी। हमेशा ध्यान रखना, 90 पे जब भी 2 वेक्टर हो ना, इक्वल हो या ना हो, कुछ भी हो, इक्वल हो तो अच्छी बात है, शॉर्टकट हो गया। डायरेक्टली मान लिया 15 न्यूटन के होते तो ये कितना आता, 15 √2 आता। बट यहाँ पे अनइक्वल वैल्यू के हैं तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस फॉर्मेट में लगा के सॉल्व कर डालो। डन। अगला क्वेश्चन, An airplane travels 200 km on a straight course making an angle 30 degree east of north। अब देखो हो क्या रहा था, यहाँ पे एक एरोप्लेन 200 किलोमीटर चला स्ट्रेट लाइन पे, बिल्कुल सीधा सीधा, मतलब चला किसी भी रास्ते पे, कितने एंगल पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब डायरेक्शन का खेल है, जिसको डायरेक्शन नहीं आती वहाँ फंस जाएगा। डायरेक्शन सर कैसी होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ दिखाते हैं, इधर की तरफ ईस्ट दिखाते हैं, यहाँ को वेस्ट दिखाते हैं और यहाँ पे साउथ दिखाते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ पढ़ना आना चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो क्या मतलब है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, हमेशा बाद वाली वैल्यू पढ़ा करो। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है, कितना, 30 डिग्री। तो नॉर्थ ये है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है तो मतलब यहाँ को आना पड़ेगा। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री चलने का मतलब वो एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है। समझ में आ रही है बात, ये एंगल आएगा। तो ये एरोप्लेन का जो वेक्टर होगा ना, फ्लाइंग वेक्टर, उसके डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इस तरह से वो एरोप्लेन तुम्हारा इधर की तरफ जा रहा था। बात समझ में आ गई? यूं इस डायरेक्शन में यहाँ से चलते 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 कितना चला गया एरोप्लेन, 200 किलोमीटर एरोप्लेन ने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, इसको एक्स डिस्टेंस लिख लो चाहे तो, वी की जगह कभी डाउट हो तो। उसने कितना ट्रेवल किया है, 200 किलोमीटर ट्रेवल किया है उस एरोप्लेन ने एक स्ट्रेट पाथ पे। और वो स्ट्रेट पाथ किस डायरेक्शन में भी एरोप्लेन उड़ सकता है ना, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। तो एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, 200 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, मतलब हमारे पास सॉरी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले 30 डिग्री पे। तो ऐसे ये रेड वाला जो एरो है ये एरोप्लेन को शो कर रहा है। अब उसने पूछा है हाउ फार नॉर्थ एंड हाउ फार ईस्ट डज द प्लेन ट्रेवल फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब पूछा है कि चलो ठीक है, ये इस डायरेक्शन में 200 किलोमीटर गया है, तो अब तोड़ के बताओ अलग अलग कि ईस्ट की तरफ कितना गया है, नॉर्थ की तरफ कितना गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या करोगे, इस वेक्टर के कंपोनेंट कर दो।
ईस्ट वाला कंपोनेंट कर दो तो ये एक आ जाएगा, एक नॉर्थ वाला कंपोनेंट कर दो, यानी कि उसने इनडायरेक्टली कंपोनेंट जो करवाए हैं। जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो ये बताएगा कि इसने ईस्ट की तरफ कितना चला, जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो ये बताएगा इसने नॉर्थ की तरफ कितना चला। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का एक्स कंपोनेंट है ना। तो ये डिस्टेंस वेक्टर जो भी तुम्हें मानना है, इसको तुम्हें इससे पसंद नहीं आ रहा तुम इसे डी से रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, डी का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ये डी का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, वाई कंपोनेंट। तो देयरफॉर एरोप्लेन ट्रेवल्स टूवर्ड्स कहाँ की तरफ, ईस्ट। कैसे निकालेंगे, dx, ईस्ट की तरफ dx कंपोनेंट आएगा ना सर। dx क्या आएगा, अब की बार एंगल तो वहां से बन रहा है तो dx पे साइन आएगा, तो dx विल बी इक्वल टू 200 बाई 200, तो ये है ही 200 साइन 30। साइन कॉस का पंगा तो समझ में आ गया होगा ना। सॉल्व करोगे कितना आया, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चला है। और इसी तरह से एरोप्लेन ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में वो कितना चला है सर, नॉर्थ वाली डायरेक्शन मतलब वाई कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट यहाँ पे निकालेंगे और एंगल भी उसी साइड आ रहा है, तो 200 cos 30। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो कितना आ जाएगा, 100√3 किलोमीटर चला है। इसका मतलब वो बंदा, मतलब वो एरोप्लेन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में 100√3 है, ईस्ट में 100 किलोमीटर है, और उनका रिजल्टेंट कितना आया, 200 आया है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आप लोगों को इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करके दोनों डायरेक्शन में चलने वाले कंपोनेंट बताने थे बस। अब बात आती है एडिशन पे, चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ का यूज करके, कि व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो ही होते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ होता है और इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ। तो फिलहाल ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं। देखो कितना आसान है। स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे थी, आप चले पहले इधर की तरफ, वेक्टर ए ये रहा, इसके बाद आप वेक्टर बी के अलॉन्ग यहाँ पे चले, यानी वेक्टर ए मेरे पास यहाँ पे है, मैंने ऐसे बनाया, फिर वेक्टर बी इसी के हेड पे लाके आगे रख दिया बी की टेल को, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट आ गया। करना क्या है कि ये रास्ते का जो रिजल्टेंट है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बस मिला देना है। तो मैंने जो ये आर वाला वेक्टर बनाया है, देख लीजिए, आपको आर वाले वेक्टर पे एरो ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग से एंड की तरफ जो आप वेक्टर बना दोगे वो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का एडिशन। तो अगर कभी भी एक ट्राइंगल आप बना पा रहे हो, यानी या आप कभी भी, आपके पास इस सिचुएशन में वेक्टर हैं कि ए और बी को जोड़ के आप तीसरी चीज लेके आ पा रहे हो, तो आप उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर पाओगे। मतलब अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है a + b = c लिखा हुआ है, यानी a और b का रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर है, c वेक्टर है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि a वेक्टर को ऐसे बना लो, b वेक्टर को ऐसे बना लो, तो c वाला वेक्टर कैसे आएगा, c वाला वेक्टर इधर की तरफ आएगा, स्टार्टिंग से एंड की तरफ एरो होगा, याद रखना, एरो चेंज मत कर देना बिल्कुल भी। तो इस तरह से ये सिंपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। कहानी इसकी ये पूरी की पूरी क्या है, सुन लो। When two vectors of same type are, सेम टाइप मतलब या तो दोनों वेलोसिटी के वेक्टर होंगे, दोनों फोर्स के वेक्टर होंगे, ऐसा थोड़ी ना कर दोगे। एक वेलोसिटी का वेक्टर और एक फोर्स का वेक्टर ऐड कर सकते हो, 5 मीटर पर सेकंड को और 5 न्यूटन को, कोई आंसर नहीं आ सकता ना। तो सेम टाइप के वेक्टर होने चाहिए, ये पहले भी बताया था आपको। तो जब हम लोग सेम टाइप के वेक्टर को ऐड करेंगे या उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो हाँ, दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर पाए एक ऑर्डर में। यहाँ पे चले और उसी के आगे यहाँ पे चले, ये एक ऑर्डर चल रहा है। साइकिल देखना कैसे चल रही है, पहले यूं चले फिर आगे की तरफ चले, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा जो अपोजिट ऑर्डर में ली गई है, ठीक है। Then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle। तीसरी साइड ने रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करा है नहीं करा है, बट टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों, ऐसा क्यों कि भाई देखो, एक आपने वेक्टर ऐसे बनाया a, दूसरा वेक्टर आपने ऐसे बनाया b, तो तीसरा वेक्टर जो बनेगा साइकिल के अकॉर्डिंग वो ऐसे बनेगा ना। बट यहाँ पे तो तीसरा वेक्टर इधर की तरफ, नीचे की तरफ एरो वाला होता नहीं है, ऊपर की तरफ एरो वाला होता है। इसका एरो तो ऐसे है, तो ऑर्डर अपोजिट है या नहीं है, यानी ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, पहले यूं जा रहे थे फिर यूं जा रहे थे फिर नीचे उधर के आना चाहिए था ना, बट यहाँ पे तो कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सिंपल सी स्टोरी समझ में आई ना। मतलब मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे F1 10 न्यूटन का, एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास F2 कितने का, 20 न्यूटन का। इनका रिजल्टेंट निकालना है मुझे। तो मैंने क्या करना है कि सर यहाँ से चलना शुरू करा था, इस जगह से मैंने, ये स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा,
यहाँ पे मैंने ले जाके ख़त्म कर दिया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। तो स्टार्टिंग से एंड वाले को बस जस्ट मैच करा दो, ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम ट्राइंगल लॉ को यूज़ करते हैं। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे से, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो उन दो वेक्टर को ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट करो, तो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होगी वो उनका रिजल्टेंट देगी, बट उसकी डायरेक्शन स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ ली जाएगी। दैट्स सिंपल। अब इसका एप्लीकेशन क्या है इस ट्राइंगल लॉ का, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का, कि आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स ढूंढना सीख सकते हो। अब सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल होता कौन सा है। कि जैसे किसी ने ये बोला कि सर एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ था वेक्टर ए, और एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ था वेक्टर बी, तो इनके बीच का एंगल पूछा जाए तो ये वाला एंगल थीटा। तो आंसर है नहीं, ये एंगल नहीं होता दो वेक्टर के बीच में। कुछ रूल्स हैं कि किस सिचुएशन में, किस ओरिएंटेशन में वेक्टर को रखना होगा कि उनके बीच में एंगल आप बता पाओ। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो या तो इन दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला दो, मतलब इसकी टेल ये है, इसकी टेल ये है, आपने टेल से टेल मिला के इन्हें रख दिया। पैरेलली तो शिफ्ट कर सकते हो ना, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, टेल से टेल मिला के रख दिया, तो जो एंगल नजर आएगा इनके बीच में वही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। तो ये थीटा जो नजर आ रहा है ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। या आप इनको हेड से हेड मिला के रख दो, तो आप इसको हेड से हेड मिला के रख दोगे तब भी इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, वो थीटा, मतलब इनके बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। तो ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन कौन सा होता है, ये वाला होता है कि टेल से टेल मिला के अगर दो वेक्टर को रखा जाएगा तो ये उनके बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे एक का तो हेड है और दूसरे की टेल है, इसलिए मैंने गलत कर दिया था, इसको काट दिया था ना। कि यहाँ पे देखो ए वेक्टर का तो हेड है और बी की टेल मिली हुई है, तो आपने कैसे बोल दिया कि इनके बीच का एंगल ये है? तो फिर क्या करूँ? तो एक काम करो भाई साहब, इस ए को आगे की तरफ शिफ्ट कर लो ना पैरेलली। किसने मना किया था तुम्हें? इस ए को ऐसे भी तो शिफ्ट कर सकते थे, वेक्टर को तो पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो तुम। तो मैंने ए को आगे शिफ्ट कर लिया। अब क्या ए वाले वेक्टर की पूंछ और बी वाले वेक्टर की पूंछ यानी दोनों की टेल मैच हो गई ना इस पॉइंट पे? तो हाँ, अब जो ये एंगल आएगा एक्स वॉटेवर, ये मेरा सही एंगल है। तो मतलब अगर कभी ऐसा हो कि अगर एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ हो और दूसरा वेक्टर ऐसे रखा हुआ हो, तो उस सिचुएशन में यानी हेड और टेल आपस में मिली हुई हैं, तो इसको एक्सटेंड करके लिख लेना और ये बाहर वाला जो एंगल आएगा ये आपका काम का होगा। तो रूल ये है, ये जो पॉइंटों में लिखे हुए हैं कि वेक्टर को आपने जो भी बनाया है आप उनको टेल से टेल मैच करा के लिख लीजिए, देन द रिक्वायर्ड एंगल जो दिख रहा होगा वही हमारा काम का एंगल होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कराऊंगा, ये सीक्वेंशियल स्टेप लिख लेना, ये जो मेन से डायग्राम में बना लेना, और हमेशा वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा ना वो 0 से 180 के बीच में होगा, उससे ज़्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है। यानी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है ए और दूसरा वेक्टर काम कर रहा है बी ऐसे, तो ये 180 एंगल हाँ बिल्कुल आ सकता है। और ये अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हैं या नहीं है? आप कहोगे सर इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लगा के दिखाओ मुझे। आपने कहा यहाँ पे वेक्टर ए ऐसे बनाया, सर एक वेक्टर ऐसे बना ले बी, तो ये वाला एंगल, ये एंगल क्यों हो जाएगा? बाहर वाला एंगल क्यों चेक कर रहे हो? रिफ्लेक्स एंगल क्यों आएगा? अगर दो वेक्टर ऐसे वर्क कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? वहाँ आएगा बाहर या नीचे आएगा? तो ऑब्वियसली बात है इनका रिजल्टेंट इस साइड पे आएगा। तो एंगल भी कौन से वाला चेक करूँगा? छोटे वाला चेक करूँगा। तो याद रखना, दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी भी 180 को क्रॉस नहीं कर सकता। तो 0 भी हो सकता है, 0 से 180 के बीच में कुछ भी। ठीक है, इंक्लूडेड बोथ द वैल्यूज। अब एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ आ जाती हैं कि यहाँ से हम लोगों से एंगल पूछा है, P और Q वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है और Q और R के बीच में एंगल निकालना है। ये डायग्राम है, ये 90 नज़र ही आ रहा है, ये 45, तो ये भी 45। तो हमें कैसे एंगल निकालूं? देखो P और Q के बीच में, P ऐसे है, Q ऐसे है। सर ये P का हेड और Q की टेल मैच है ना, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो भैया एक काम कर लो, इस P को आगे बढ़ा के लिख लो ना, ये आपका वेक्टर P हो जाएगा। तो अब वेक्टर P की टेल और जो वेक्टर Q की टेल दोनों मैच कर रही है ना एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। तो अब Q और P के बीच में जो एंगल नज़र आ रहा होगा वो रिक्वायर्ड एंगल है। कितना एंगल नज़र आ रहा है? 90 का नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एंगल बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल डायग्राम बनाने पड़ेंगे बिटवीन P एंड Q। कितना आया? 90 डिग्री का आया। अच्छा, Q और R के बीच में निकालना है, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा मुझे ज़रा Q और R के बीच में निकालने के लिए। तो भैया एक काम करो, ये ऐसे है, ये ऐसे, पहले डायग्राम से बना दो थोड़ा सा ठीक सा। ये मेरे पास वेक्टर P है, ये मेरे पास वेक्टर Q है, ये 90 है, ये मेरा 45 का एंगल बना हुआ है। ठीक, और ये एरो है वेक्टर R पे इस तरफ, इस डायरेक्शन में।
ठीक है, ये वेक्टर आर है, मुझे निकालना है क्यू के बीच में और आर के बीच में एंगल। तो क्यू और आर, क्यू का हेड और आर की टेल मैच है। इस पॉइंट पे क्या मैच है, क्यू का तो हेड जा रहा है और आर की टेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 45 कोई बोलेगा तो आंसर गलत हो गया उसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेल टू टेल मैच करनी पड़ेगी। तो भैया इस वेक्टर आर को उठा के ले आओ, इस वेक्टर आर को पैरेलली शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे ला सकते हो उठा के, क्या दिक्कत है। आप इस वेक्टर को यहाँ पे ले आए इस पॉइंट पे, तो टेल टू टेल मैच हो गई नहीं हो गई, ये आपका वेक्टर आर हो गया। पैरेलली शिफ्ट कर दिया या नहीं कर दिया, इस वेक्टर आर को उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो एंगल कौन सा होगा इनके बीच में, तो ये वाला जो एंगल है ये रिक्वायर्ड एंगल होगा या नहीं होगा, इसको निकालना बहुत मुश्किल थोड़ी ना है। देखो भाई ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, ये भी 45 हो गया, और टोटल कितना है 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे। तो क्या हुआ, तो एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो क्यू और आर के बीच में एंगल कितना आया सर, 180 में से ये 45 को माइनस कर दो, कितना आएगा 135। ठीक है, 135 डिग्री का एंगल हुआ। समझ में आ रही है ना बात भाई, साफ साफ देख लो ना, मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, तो कुछ नहीं करा। यहाँ पे वेक्टर को पैरेलली जो था आर वाले वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इधर आर वाला वेक्टर जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये 45 है तो ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 45 हो गया। तो ये वाला एंगल निकालो ना, अभी ये तो एंगल होगा आपका आर और क्यू के बीच में। भाई आर वेक्टर ये रहा, क्यू वेक्टर ये रहा, टेल से टेल मिली हुई है, इसकी भी आर की भी टेल मिली हुई है, क्यू की भी टेल मिली हुई है, तो ये तो एंगल होगा इसके बीच में। तो 180 में से 45 को माइनस करोगे नहीं करोगे, तो इस तरह से आप एंगल निकाल पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन में डरना मत, 11th क्लास में आ चुकी हो भाई, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया लेके चलूंगा हमेशा, तो क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आएंगे जब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इनको। अगला क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को अगर आप नेट पे सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आपको बड़ा बेकार सा पता नहीं क्या क्या कर करके उन्होंने आंसर निकाल रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को उस वे में हम लेके नहीं चलेंगे, इसको बिल्कुल अलग कहानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, और इनफैक्ट दो मेथड कराऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट पे बहुत बेकार तरीके से इक्वेशन बना बना के सॉल्व कर रखा है, उससे नहीं करेंगे। देखो क्या बोला है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। दो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो ए पे परपेंडिकुलर आएगा। तो इससे साफ साफ समझ में एक बात तो आ जाती है कि सर दो वेक्टर एक्यूट एंगल पे तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल पे होते ये दोनों वेक्टर तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में यहाँ को आता ना, जो कि परपेंडिकुलर तो है ही नहीं ए से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये केस सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे पास, जैसे इस तरह की सिचुएशन बना के दिखाता हूँ, ये तभी हो सकता है जब मेरे पास एक वेक्टर ए सपोज ऐसे है और दूसरा वेक्टर यहाँ पे कहीं को है। समझ में आ रही है ना बात, इस तरह से, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में, तब तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ को हमारे पास रिजल्टेंट इनका आ सकता है ना। समझ में आ रही है बात, तो इतना पढ़ के थोड़ा सा अगर दिमाग चलाया गया तो समझ में आया कि एक्यूट एंगल अगर है दोनों के बीच में तो रिजल्टेंट यूं आएगा, जो कि ए से 90 पे नजर नहीं आता हमें। बट अगर दो वेक्टर ऐसे हुए तो हाँ रिजल्टेंट बीच में को ऐसे आ सकता है, तो ये वाला ग्रीन वाला जो रिजल्टेंट है ये ए से 90 बना सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा इस ए से। ठीक है, ये 90 हो गया। इसको मैं अगर थीटा लेट कर लूँ तो ए और बी के बीच में जो एंगल इसने मुझसे पूछा है, तो मेरा जो आंसर होगा एंगल का, वो आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, थीटा में अटका पड़ा है क्वेश्चन, आंसर 90 प्लस थीटा ही तो होगा। ए और बी पूंछ से पूंछ मिलाकर रखी हुई है, कैसे करूँ, समस्या सारी ये है कि सर हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा भैया, इस डायग्राम का एक रेप्लिका बनाओ जरा, इस डायग्राम का एक रेप्लिका बनाओ एक और, सुनिए ध्यान से, सिर्फ रिजल्टेंट शो करूंगा। इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या आना है, रिजल्टेंट वेक्टर आना है, और वो जो रिजल्टेंट आएगा उसने बोला है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का आधा होगा, यानी आर की वैल्यू जो है बी का हाफ है, ऐसा उसने बोला हुआ है कि जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों वेक्टर का वो ए पे एक तो परपेंडिकुलर है और इस आर का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का आधा है। पढ़ के देखो, सब लिखा हुआ है। तो सॉल्व कैसे करें, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस बी को तोड़ लो ना, इस बी के दो कंपोनेंट निकाल लो, एक तो ऐसे आ जाएगा बी का कंपोनेंट और एक कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जो ब्लैक वाले आपको एरो नजर आ रहे हैं, बी ऐसे तो टूटेगा इन दोनों पार्ट्स में, बी के दो कंपोनेंट करें, ये ऐसे कंपोनेंट आएंगे। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे बी साइन थीटा आएगा। अब मुझे ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये साइन और कॉस क्यों आ गए, तो अब तुम्हें क्लैरिटी हो गई होगी, जहाँ पे एंगल आता है वहाँ पे कॉस, जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे साइन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये बी साइन थीटा आ गया और यहाँ पे बी कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब क्या अगर तुम्हें ये बी का तो कहानी खत्म हो गई ना, बी को तो उड़ा दो, बी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया क्योंकि आपके पास कंपोनेंट आ गए।
आपको आंसर, आपका जो रिजल्टेंट आएगा इस सिचुएशन का ये आएगा यहाँ पे रिजल्टेंट। तो ये तभी तो पॉसिबल है कि जब ए वाला वेक्टर बी साइन थीटा को कैंसिल कर दे, यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे ए जो है वो बी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा फिर किसके इक्वल हो जाएगा, बी कॉस थीटा हमारा आर के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, यही तो रिजल्टेंट बनेगा फिर। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी आंसर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने ए और बी वेक्टर लिया, इनके बीच में एंगल देखा 90 प्लस थीटा आंसर है। मैंने बी को कंपोनेंट में तोड़ दिया, बी की पिक्चर खत्म हो गई, अभी कंपोनेंट बचे। मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन का आंसर सिर्फ एक वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इक्वलाइज कर दिया मैंने एक दूसरे को। 5 न्यूटन ये है, 5 न्यूटन ये, तो 0 हो जाएंगे। तो ये बचेगा बी कॉस थीटा किसके इक्वल, आर के इक्वल। बस अब यहाँ पे ना इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इस इक्वेशन को बनाने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए था, सिर्फ इसी से एक लाइन का आंसर। बी कॉस थीटा, सर बी कॉस थीटा नहीं पता, आर कितना है लिखा तो है b/2, तो b से b कट गया, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हाफ हो गया, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 60 डिग्री का, थीटा 60 का हो गया, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया सर 150 डिग्री का। समझ में आया, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, चेक कर लेना नेट पे इस क्वेश्चन के 2-3 लाइनें डाल के, तुम्हें समझ में आएगा कितना बेकार सॉल्यूशन दे रखा है इक्वेशन बना के। और ये सबसे आसान सॉल्यूशन है, सिर्फ कंपोनेंट तोड़ दिया मैंने, क्या करा एक का कंपोनेंट तोड़ा, स्टोरी वहीं की वहीं खत्म हो गई पूरी की पूरी। इसका दूसरा ब्यूटीफुल वे क्या हो सकता था, मेथड नंबर 2 देखिए। इसी क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला है 2 वेक्टर, ठीक है भैया 2 वेक्टर बनाते हैं हम लोग, हमें पता नहीं है। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक वेक्टर ऐसे बनाया वेक्टर ए, एक वेक्टर ऐसे बनाया, मतलब कुछ इस तरह से, ट्राइंगल लॉ से करा रहा हूं, मतलब मेथड 2 यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ व्हाट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पूरा नाम लिख लेना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इससे करा रहा हूं। तो मेरे पास ये ए है, मेरे पास ये बी है, मैंने 2 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं आपको कि सर ये एक्यूट एंगल पे बना दिया, एक्यूट पे कहाँ बनाया भाई, इसके बीच का एंगल तो ये बाहर वाला होगा ना, पूंछ एक की हेड और एक की टेल मैच हुई हुई है, तो एंगल तो बाहर वाला होगा, अभी भी ऑब्ट्यूज पे रखे हुए हैं, कहाँ एक्यूट पे हैं, ठीक है। इनका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ए पे 90 डिग्री पे होगा। रिजल्टेंट कहाँ से होगा, देखो यहाँ से चलना शुरू करा था और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गए, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग से एंडिंग वाले पॉइंट को मिला दो, ट्रायंगल लॉ ये तो कहता है स्टार्टिंग से एंडिंग वाले पॉइंट को मिला दो ऐसे एरो बना के, तो ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा जो किसके इक्वल है, जो कि मैग्नीट्यूड में b/2 के इक्वल है। बोला ही नहीं बोला है उसने ऐसा, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो सर एंगल कैसे निकालें, एंगल ए और बी के बीच के निकालना है, पता है मुझे ये वाला एंगल रिक्वायर्ड एंगल आएगा मेरे पास, है ना। तो इसको निकालने के लिए आप इसे निकाल लो ना, आप इससे कुछ क्या मान लो, यहाँ पे इसको थीटा मान लो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 180 माइनस थीटा। तो जो रिक्वायर्ड एंगल आपका फाई है, वो फाई कैसे निकालोगे, फाई निकालोगे 180 माइनस थीटा से। तो आपको थीटा बता दो तो काम चल जाएगा ना। सर थीटा कैसे निकालूं, तो थीटा निकालना बच्चों का खेल है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास क्या है, बेस भी है, आप इसमें साइन थीटा लगा लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/2 अपॉन बी। भाई यहाँ पे b/2 है, यहाँ पे कितना है, b है, तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा कितना आ गया, थीटा 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को यहाँ पे पुट करो तो कितना आया हमारे पास, 150 डिग्री का आंसर आया, नहीं आया, ए और बी के बीच में। क्लियर हो रही है बात भाई, ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये आउटर वाला तो होगा, क्योंकि आपका ये वेक्टर इसका हेड है और यहाँ पे इसकी टेल है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस वेक्टर को पैरेलली आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बीच का एंगल आएगा, ये बात बता चुका हूँ पहले भी। तो ये फाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 है स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर, थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकालो, उस ट्रायंगल से, बच्चों का खेल है, थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन ये। तो सारी बात ट्रायंगल बनाने की थी। तो 2 वेक्टर ऐसे हैं जिनमें से जिनका रिजल्टेंट जो आता है, तो ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट तो ये होता है, ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को मिला दो आप लोग, तो ये जो रिजल्टेंट आता है वो ए पे 90 डिग्री का भी है, हाँ बिल्कुल बस सही बात है, हमने ये भी दिखा दिया यहाँ पे, और इसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का आधा भी है, तो b/2 भी हो गया, सब बातें यूज हो गई। तो या तो इस वे में कर लो इस क्वेश्चन को, या फिर इस क्वेश्चन को इस वे में कर लो। क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने की बात होती है, मतलब चीज़ें जो समझाता हूँ ना उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। राइटिंग डजेंट मैटर भैया, यहाँ पे अब आईपैड पे पढ़ाते हुए तो कई बार इतना अच्छा लिखा नहीं जाता जितना अच्छा बोर्ड पे लिख पाते हैं, तो फिर भी कोई इशू नहीं है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि हाँ चीज़ें समझ आ रही हैं, उसके बाद तो आराम से कर लोगे, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन था भैया। और देख लो
इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी आर 3 4 5, ठीक है, यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी ये ट्राइंगल लॉ फॉलो हो रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एकदम समझ में आ गया ना। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी मतलब क्या है कि सर ए बनाया होगा ऐसे, फिर हमारे पास बी, मुझे नहीं पता एंगल वेंगल क्या है, फिर बी बनाया होगा ऐसे, तो जब सी बनाने की बारी आई होगी तो सी पक्का कैसे बनाया होगा, सी बनाया होगा ऐसे। तो इस डायग्राम को देखते हुए, मतलब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए डायग्राम डिजाइन कर दिया एकदम से। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना है, ये 3 यूनिट का है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 4 यूनिट का है। इसकी बात करें तो कितने यूनिट का है, ये 5 यूनिट का है। आपसे एंगल पूछा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होगा, वही बात है, ये बाहर वाला होगा, यानी ये वाला थीटा, ये थीटा मेरा रिक्वायर्ड एंगल होगा। ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होगा, आउटर वाला, क्योंकि यहाँ पे इसका हेड है, यहाँ पे इसकी टेल है, तो बाहर वाला एंगल आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। थीटा कैसे निकाल लूँ, इस वाले थीटा को निकालने का तरीका क्या होगा, आप एक बात तो बताओ, जब आपके पास 3 4 और 5 बन रहा है, सोचो दिमाग लगा के, 3 4 और 5 तो किस में बनता है, ट्रिपलेट में बनता है। मतलब ये एक्चुअलिटी में डायग्राम कैसा होगा, ये एक्चुअलिटी में डायग्राम इस तरह का रहा होगा, तभी तो पॉसिबल है ये सब चीज़ें। ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, और रियलिटी में ये सी रहा होगा। तो इस डायग्राम को रीड्रॉ करके मैंने ऐसा बना लिया, तभी तो पॉसिबल है। ये 5, ये 3 है ना मॉड में, और ये कितना, ये 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट, तभी तो पॉसिबल है। यानी ये एंगल कितना है, यानी कि यहाँ पे एंगल ये 90 का हो गया। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू, जो यहाँ पे भाई ये वाला एंगल आपने 90 का निकाल लिया, और तो ये वाला एंगल बाहर वाला ये भी कितना हो गया, सर ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन ए एंड बी भी 90 का आ गया। तो इसको देख के मैंने एक डायग्राम बनाया, जो मैंने रेंडमली बनाया था, मुझे क्या एंगल पता था, बट जैसी ये वैल्यू देखी, ट्रिपलेट याद है कि पाइथागोरस फॉलो हो रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो यहाँ पे 90 बन रहा होगा, यहाँ पे 90 बन रहा होगा, तो ये भी कितना होगा, 90 का होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया, 90। डन। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन तभी होंगे जब सब कुछ पता होगा। नेक्स्ट वन, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर लाइंग इन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, एक प्लेन में, मतलब इस तरह का मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर पे ही पहला वेक्टर है ए, इस पेपर पे ही मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, ऐसे रैंडमली। तो ये को प्लेनर वेक्टर है, एक ही प्लेन में जितने वेक्टर प्रेजेंट होते हैं उनको को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। लाइंग इन द सेम प्लेन एंड सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सी होगा कोई वेक्टर यहाँ पे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स वुड बी, तो भैया इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मुझे एक बात तो बताओ, सुनो। ए और बी एक प्लेन पे प्रेजेंट है, हो सकता है ये सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है, 180 का एंगल हो सकता है। मतलब मैक्स टू मैक्स ऐसा हो सकता है कि ए बी इधर की तरफ हो बिल्कुल, और ए किधर की तरफ हो, इधर की तरफ, तो कट जाएंगे। तो ये तो कहानी जीरो हो सकती है, बट आप कभी भी सी को तो जीरो करा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो उसने पूछा है कि इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालता तीनों का, तो रिजल्टेंट क्या जीरो आ सकता, मतलब रिजल्टेंट कैसा आता, ए और बी के बीच में लाई करता, ए और माइनस बी के बीच में लाई करता, मे बी जीरो। तो मैं कह रहा हूँ कैन नॉट बी जीरो। जब 2 वेक्टर प्लेन पे हैं और तीसरा वेक्टर बाहर की तरफ है, तो आप इनको तो जीरो करा सकते हो, बट आप इसको जीरो कैसे कराओगे, इसको अपोजिट में पीछे की तरफ फोर्स लगाने वाला तो कोई वेक्टर नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी कुछ भी आंसर आएगा, अगर ये दोनों भी खत्म हो गए तो यहाँ की तरफ बचेगा। अगर ये दोनों खत्म नहीं हुए, मान लिया ए और बी, कि सर ए और बी का कुछ आंसर आया, तो सी तो ऐसे लगा हुआ ही था, ए और बी का आंसर मान लिया इधर की तरफ आया, ये कुछ आया एक्स आंसर, तो तब भी रिजल्टेंट यहाँ को आएगा। अगर आंसर यहाँ ना आके इधर को आया, तब भी कुछ रिजल्टेंट आएगा। यानी आप कुछ भी कर लो, अगर 3 वेक्टर हैं और 3 में से एक वेक्टर उस प्लेन से बाहर है, प्लेन में नहीं है, वो प्लेन से बाहर ही तो हुआ, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, नहीं हो गया, प्लेन से आउट हो गया, तो उस सिचुएशन में उन तीनों वेक्टरों का कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी पॉसिबल है जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हो, सिर्फ और सिर्फ, अदरवाइज कभी भी उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ सर्टेन इंस्टेंट x and y coordinates of a particle's position are, x कोऑर्डिनेट ये रहा, y कोऑर्डिनेट ये रहा, टाइम के टर्म्स में दिए हुए हैं, x और y मीटर में है, t सेकंड में है, वेलोसिटी पूछिए एट दैट इंस्टेंट। तो बड़ा आसान है कि सर क्या करो, x वेक्टर को उठाओ, x वेक्टर को उठाया हमने, 2t प्लस 4t स्क्वायर, वेलोसिटी बनानी है, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt, हाँ जी, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 4 2 जा 8, डिफरेंशिएशन तो जानते हो ना अच्छे से, ये आ जाएगा। तो ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया vx, dx बाई dt मतलब वेलोसिटी, कौन सी, x कंपोनेंट वाली, तो 2 प्लस 8t, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी है, 5t, इसको डिफरेंशिएट कर दो,
तो इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सॉरी टी, एक्स नहीं टी के रेस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा, यानी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आई 5। तो सब कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट करना आता है, ये एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो आई कैप लगा दूंगा, ये वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो जे कैप लगा दूंगा। तो देखो 5 जे कैप आना चाहिए और इतने में आई कैप आना चाहिए। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है इन्होंने, 2 कॉमन लेके 1 + 4t बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, शायद से सेकंड वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया। भाई एक्स कॉम्पोनेंट है वाई कॉम्पोनेंट ज्वाइन तो कर ही दोगे, कैप लगा के आई कैप जे कैप, डन। तो ये हमारा आंसर, क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, आंसर में कुछ भी नहीं था। अब फाइनली इतना कुछ करा दिया तो होमवर्क तो बनता है भाई, तो ये क्वेश्चन होमवर्क से करोगे, थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, ये कंडीशन देखते कुछ समझ में आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ क्लिक करना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चंस देख के तभी होंगे, बुक से कहीं पढ़ोगे या नॉर्मली ऐसे पढ़ते रहोगे तो तुम्हें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया तुमने, रट्टा मार लिया, उसका अप्लाई तुम कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं हो किस चीज़ तरह से उसे अप्लाई करते हैं। तो भैया इसलिए क्वेश्चन इतने सारे करा रहा हूँ क्योंकि वेक्टर इसी तरह से सीखा जा सकता है। पूरा कुछ फिजिक्स इज 50 मोर देन 50% इज न्यूमेरिकल ऑलवेज, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वेक्टर सबसे आसान कुछ भी नहीं रहेगा। फिर थोड़ी सी बात जब आगे बढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी जो 2 डायमेंशन की है, जहाँ पे रिवर स्विमर प्रॉब्लम आएंगी, रेन मैन प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉल्व कर लेंगे, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोनेंट वहाँ भी यूज होंगे, कॉम्पोनेंट तो भैया आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कॉम्पोनेंट वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसको तो बहुत बढ़िया से पढ़ लेना। तो ये सेकंड लेक्चर था, काफ़ी डिटेल में बहुत सारी बातें हो गई आज। वेक्टर अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ आपको वेक्टर में जानना बाकी है। अभी तो वेक्टर में तुमने सिर्फ ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, अभी तो पैरेललोग्राम एडिशन भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाऊंगा वेक्टर एडिशन का। फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं होता, डिवीजन नहीं हुआ करता वेक्टर्स का जनरली। तो मल्टीप्लिकेशन भी 2 तरह की होती है, स्केलर प्रोडक्ट भी है, वेक्टर प्रोडक्ट भी है। सिलेबस देखा हो तुमने, सिलेबस के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वेक्टर ही है हमारे यहाँ, ठीक है भाई। चलो।